FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। नमस्कार श्रोताओ, फोन इन प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने टॉपिक चुना है कैंसर का, वो भी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कपूर, प्रोफेसर एंड हेड यूनिट 2 डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर कपूर एस डायरेक्टर भी रहे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पंजाब के, यानी HBCH&RC के। तो आज सबसे पहले इस प्रोग्राम में डॉक्टर राकेश कपूर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया पून साहब, थैंक यू वेरी मच। आप बिजी शेड्यूल से आज एक बेहद अहम सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आए हैं और घर बैठे बिठाए हमारे श्रोताओं को आप रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे। तो यहाँ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। एफएम लाइफलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, 4 सेक्टर पंचकुला से। बेदी जी, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड एनाकोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। हाँ जी। तो आज जो विषय हमने चुना है वो चुना है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में। तो आप अपना सवाल कीजिए उनसे। अच्छा, हेलो। हेलो, नमस्कार मिसेस बेदी। डॉक्टर साहब, ये जब कीमोथेरेपी हुई थी शुरू, तो लोग कहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेडिकल लाइन में थे, वो कहते थे लाइव टिश्यूज भी डेड हो जाते हैं। तो अब जो रेडियोथेरेपी है, क्या उससे ज्यादा सेफ है ये? देखिए, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों ही पहले से हैं। हो सकता है जिस चीज के लिए या जिस तरह का कैंसर हो उसमें कीमोथेरेपी की जरूरत हो, रेडियोथेरेपी की ना हो, बट ये दोनों ही शुरू से एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही कैंसर के इलाज में जरूरत पड़ती है। ये फर्क होता है कि किस तरह का कैंसर। हाँ जी डॉक्टर, वैसे दोनों एक जैसी चीज है कि थोड़ा इम्प्रूव्ड है रेडियोथेरेपी? देखिए, रेडियोथेरेपी जो है वो एक लोकलाइज ट्रीटमेंट है। जो आज का दौर है उसमें ये बहुत इम्प्रूव्ड है और मशीन्स, जो टेक्नोलॉजी है, अब हम इसको पूरा कन्फॉर्मल तरीके से जितना हिस्से में ट्यूमर है या था उस हिस्से को ही ट्रीट कर सकते हैं, जो कि पहले करना थोड़ा मुश्किल होता था। थैंक यू सो मच। ओके। बेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। मैं राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ, नया गांव मोहाली से। जी जैन साहब, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, पहली बार फोन मिलाया आपने? हाँ जी। जी, तो चलिए, आप इस परिवार के सदस्य बने हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आज डॉक्टर राकेश कपूर हमारे साथ हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपका क्या सवाल है, आप कीजिएगा। सर, ऐसा है, मेरी वाइफ है, उसकी उम्र 70 साल। तो अगस्त 20 में उनकी बच्चेदानी में डिटेक्ट हुआ कैंसर जी, और उस टाइम हमने ऑपरेशन करवा के वो बच्चेदानी रिमूव करवा दी थी। उसके बाद टेस्ट करवाए गए, तो टेस्ट में वो क्लियर आया कि बाहर नहीं आया है। फरवरी 21 में जब चेकअप करा रहे थे हम, तो उसमें नजर आया कि जी नहीं, आपको कैंसर फिर हो गया है जी। तो उस टाइम फरवरी 21 के बाद हमने उनकी रेडियोथेरेपी, कीमो वगैरह करवाया। तब डॉक्टर साहब से पूछना, अब वो कंप्लीट तो हो चुका है, तो डॉक्टर साहब से यही पूछना है कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। राजेंद्र जी, ऐसे है, जो आपका पहला जो सवाल है कि वो दोबारा से कैंसर क्यों आया, या पहली बार आपने डिटेक्ट नहीं हुआ ऑपरेशन के बाद उस समय, और उनको उसी समय इमीडिएटली ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, ऐसा कुछ आपके मन में है? चलो, वो तो हो गया, अब दोबारा आया, दोबारा वैसे क्यों आया सर? देखिए, 2 चीजें हैं। जो बच्चेदानी का कैंसर इस उम्र में होता है, जो यूजुअली ये ज्यादातर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में ही होता है, और जो इनिशियल स्टेजिंग और किस तरह से ये सर्जरी हुई है, ये दोनों इसके आगे के इलाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेज उसी पे डिपेंड करती है। जो अर्ली स्टेज के पेशेंट होते हैं, जैसे आप बता रहे हो, उसमें उसकी डेप्थ कितनी है और वो कितना अंदर तक गया हुआ है, वो सबसे जरूरी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि इनको रेडियोथेरेपी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और वो रेडिएशन बाहर से भी होगी और अंदर से भी हम रेडिएशन देते हैं अर्ली स्टेज वाले पेशेंट्स में। दिए जी, ब्रेक की दी है। हाँ बिल्कुल, तो जो आपके पेशेंट में भी किया गया है।
कीमोथेरेपी की जो जरूरत है वो उसी समय पड़ती है जब ये उससे एडवांस हो जाए या दूसरी स्टेज में चला गया या उसके आगे है, तो हम कीमोथेरेपी साथ में देते हैं। अब आपके पेशेंट को दोनों तरह का इलाज हो चुका है, आपको उनको रेगुलर फॉलोअप पे रखना है ताकि वो जो एरिया है जहाँ से बच्चेदानी निकल गई है, जिसको हम वार्ड बोलते हैं, वहाँ से हम रिपीटेडली देखते रहें कि कोई दोबारा आने का डर तो नहीं है। कोई टेस्ट करने के लिए हम स्मीयर लेते रहें और उनके रिपीटेडली हर 6 महीने में एक बार हम सीटी स्कैन पेट का और पेट के नीचे के हिस्से का करके देखा करेंगे और छाती का एक्सरे करेंगे। अगर कोई सिम्टम नहीं है उनको, जैसे कि दोबारा से दाग लगना या ब्लीडिंग होना या पानी पड़ना, तो वो ठीक तरीके से फॉलोअप पे ही रहेंगे और कोई और इलाज की जरूरत नहीं रहेगी उनको। उनका जो ब्लड है ना वो 7, 7.5 से ऊपर नहीं जा रहा है, उसके लिए इंजेक्शन क्रेस्ट भी लगा रहे हैं, ये 7.5 से ऊपर नहीं जा रहा है। अभी उनको कीमोथेरेपी लग रही है कि नहीं लग रही? नहीं, वो तो पिछले नवंबर में ही बंद हो गई थी। तो फिर उनको आप ला के दिखाइए, क्योंकि साथ नहीं रहना चाहिए, ये उनका हीमोग्लोबिन ऊपर जाना चाहिए। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कोई और रीजन तो नहीं है कि उनका जो ब्लड है वो कम क्यों रह रहा है। ठीक है सर। तो जैन साहब एक बार फिर से उन्हें ओपीडी में ले जाइए और संबंधित डॉक्टर से दिखाइए। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। डॉक्टर राकेश कपूर, अभी जो ये कॉल हमें मिली इसमें राजेंद्र जैन जी ने जिस तरह से बताया कि खून की कमी हो रही है, तो ये अक्सर ऐसे पेशेंट्स में हो जाती है या? जब तक तो वो इलाज पे होते हैं कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, तो ब्लड कम हो सकता है। हालांकि जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम इनके बेसलाइन पैरामीटर्स में ब्लड के कंप्लीट टेस्ट करके देखते हैं, किडनी के फंक्शंस देखते हैं, और हम तब तक इलाज शुरू नहीं करते जब तक कि वो चीजें नॉर्मल ना हो। लेकिन इन दोनों इलाज से भी खून में कमी आती है और वो जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो नॉर्मली ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये ट्यूमर स्प्रेड किया हुआ है, बोन्स में चला गया है, तो भी ब्लड की कमी हो सकती है। उसके लिए हमें देखना चाहिए कहीं ये ना हो कि कोई पेशेंट जो रिकर किया है, जैसे कि इनका पेशेंट है, और उसको बोन में भी डिजीज है कहीं, तो वो ब्लड उसकी वजह से कम तो नहीं है, या कहीं ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से उनको एनीमिया हो रहा है। तो इसलिए वो जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकता हूँ, यहाँ एक और कॉलर हमारे ऑनलाइन है। जी, प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। धन्यवाद जी। कुलदीप बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से। कुलदीप जी, कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर राकेश कपूर हमारे साथ हैं। आज कैंसर में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का क्या रोल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपना सवाल कीजिए। मेरी एज 69 है जी। जी। मेरे को 12-13 साल पहले मुझे कैंसरस ट्यूमर था, तो 25 दिन रेडियोथेरेपी हुई और सप्ताह 2 बार एडमिट करके कीमोथेरेपी हुई। यहीं कुरुक्षेत्र में या चंडीगढ़ में? नहीं, GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़। चंडीगढ़ में। जी। कुलदीप जी, ये ट्यूमर किस जगह का था? ये तो बवासीर के मस्से हैं जी, उसके बीच में ये होगी जी स्पेशल गार्ड सी। तो अभी आप ठीक हैं बिल्कुल? आपका? हाँ बिल्कुल, वो तो 12-13 साल पहले की बात है। ठीक है। अभी आपको सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए ही आना है वहाँ पे। आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन वो किया करेंगे और आपको ईयरली चेकअप करवाना है। अगर आप 12 साल पहले ट्रीट हुए हैं तो साल में एक बार आपको दिखाना चाहिए। वही आपका लोकल तो बताया नहीं साहब। नहीं, 1 साल में एक बार तो आपको जरूर चेकअप करवाना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब की आपको सलाह ये है कि आप एक बार अपने हॉस्पिटल में जाइए जहां आपने दिखाया है। चेकअप करवाने में, फॉलोअप करने में कोई नुकसान नहीं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कुलदीप जी कि आपका ट्यूमर ठीक हो चुका है, आप कैंसर मुक्त हैं। मैं समझ सकता हूँ ये एनल कनाल का कैंसर होगा जो आपको उस समय हुआ और कीमो रेडिएशन से ये ठीक हो गया है। लेकिन क्योंकि ये इलाज जो हम करते हैं रेडिएशन और वो, उसके भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो लेट टॉक्सिसिटीज आती हैं, तो इसलिए भी हम फॉलो अप करते हैं कि वो हम पकड़ सके जल्दी से और आपको उनसे भी राहत मिल सके, उनके सिम्टम से भी। और दूसरा, जिनका एक बार कैंसर हो चुका है या उसका ट्रीटमेंट हुआ है, उनमें हमेशा दूसरे कैंसर आने का भी डर रहता है, सेकंड मैलिग्नेंसीज। तो इसलिए उनको हमें रेगुलर फॉलो अप पे रख के उनको भी देखना चाहिए ताकि वो भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सके और उनका भी इलाज हो सके राइट टाइम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। ओके जी। जी। डॉक्टर, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और एक श्रोताओं से बात करते हुए और आमतौर से व्यक्ति से बात करते हुए, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो आमतौर से लोग कन्नी काटने लगते हैं, डर जाते हैं, और इसी डर में हमने देखा है कि वो किसी से खुल के बात नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को समय पर नहीं दिखाते हैं
और वो जो बीमारी है उसने तो अपना रूप धारण करना है और ऐसे में देरी हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये जो सवाल आपने पूछा, आई थिंक यही सबसे जरूरी आज के दिन में हमारी सोसाइटी के लिए ये जानना जरूरी है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, और अगर हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। और ऐसा कोई वो व्यक्ति नहीं है जिसमें कैंसर अगर अर्ली स्टेज के लक्षण में उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें और वो ठीक ना हो। बारिंग साइड कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें हमें पकड़ने में मुश्किल आती है, जिनमें सिम्टम्स नहीं होते। बाकी हर तरह के कैंसर में उस एरिया के रिलेटेड सिम्टम्स जरूर आते हैं। यानी जो पकड़ में आ गया वो आप उसे ठीक कर देते हैं? बिल्कुल जी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोगों के मन में ये वहम है कि अगर एक बार कैंसर का हमें ये बीमारी हुई है तो हमें कोई शायद श्राप है या हमें कोई हमारे बुरे कर्म किए हैं उसकी वजह से है। ऐसा नहीं है। ये बीमारी 2-3 वजह से बढ़ रही है आज के दिन में हमारी सोसाइटी में। पहला तो सबसे जरूरी है लॉन्गेविटी। हम लोग ज्यादा लंबे जी रहे हैं। ज्यादा लंबे जीने की वजह से ही, क्योंकि हमारे सेल्स में वियर एंड टीयर ज्यादा देर तक होती है, इसलिए कुछ ऑर्गन्स के कैंसर जो है वो कॉमन होते हैं। दूसरी वजह है हमारे खाने पीने का तरीका जो है उसमें बहुत बदलाव है। उस बदलाव की वजह से हम लोग जो है, जो पेट के कैंसर हैं, कोलन का कैंसर है, जो स्टमक का कैंसर है या फूड पाइप का कैंसर है, सिगरेट, शराब और ऐसी चीजें जिनकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है आपके किसी भी ऑर्गन में, उनकी वजह से भी कैंसर जो है वो कॉमन है। और ये आज की सोसाइटी में जो चेंजेस हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें, मतलब ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस और खान पान की जो हमारी आदतें हैं। बिल्कुल जी। और कैंसर को इसीलिए अब आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में लिया हुआ है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, क्रॉनिक लंग की डिजीजेज हैं, उसी तरह कैंसर भी आज के दिन में पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज अगर आप ये सारी देखें, सारों के रिस्क फैक्टर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकलेंगे। वो खाने पीने से लेके ओबेसिटी हो या कुछ एक कैंसर्स हैं जिनमें आपके कुछ तरह के आप कहेंगे वायरसेस जो हैं वो इम्प्लीकेट करते हैं। जैसे आपका एड्स का वायरस है, उसके साथ कुछ कैंसर्स हैं जो कॉमन है। इसी तरह HIV वायरस है जिसके साथ कुछ कैंसर्स कॉमन है। HPV का वायरस है, उसके साथ कुछ वो रीजंस हैं उन स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए। लेकिन बाकी जितने भी कैंसर्स की, आप लंग कैंसर की बात करें तो हमें मालूम है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। और हमें मालूम है, अगर आप स्मोकिंग इंडेक्स लिटरेचर में हमने देखा हुआ है, जो 5 सिगरेट एक दिन में पीता है, 5 साल तक पिएगा या 10 साल तक पिएगा तो पूरा हिसाब कैंसर होने के कितने चांसेस हैं। तो ये इम्प्लीकेटेड है कि इससे कैंसर होगा। इसी तरह आपके ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर जब हम कहते हैं, ये सबसे कॉमन है हमारे कंट्री में। जो टबैको च्यूइंग से होता है, पान मसाला, गुटखा, इन सारी चीजों से आपका मुंह का कैंसर, लिप का कैंसर, टंग का कैंसर, ये सारे उससे होते हैं और वो भी हमें मालूम है। तो ये सारे अवॉइडेबल काजेज हैं। अगर आप इन चीजों से दूर रहेंगे तो ये वाले कैंसर नहीं होंगे आपको। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपना खान पान, जीवन की शैली को जितना आप सुधार के रखेंगे और जितना आप उसको डिसिप्लिन रखेंगे, आपका शरीर के जितने अंग हैं वो डिसिप्लिन रहेंगे और आप में ये कैंसर होने के चांसेस कम होंगे। यानी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो ये कम रहेगा, तो इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल। और जितना लॉन्गर एक्सपोजर रहेगा, जितनी ड्यूरेशन का, और जितना आपका जीने की शैली उस चीज में एक्सपोज होती रहेगी, उतने कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। डॉक्टर कपूर, हमें ये बताइए, आपने अपनी बातचीत में कहा कि शुरू से ही पकड़ लिया जाए, तो वो शुरू क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, आपसे कोई मिलने आया, उसने बात की, आपने पकड़ लिया, आपकी तो एक्सपर्टीज है। एक आम व्यक्ति जो अपने परिवार में है, घर में है, वो जो शुरुआत है उसे कैसे जाने? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। कैंसर के कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हम डिस्प्ले करते हैं जब नेशनल कैंसर डेज होते हैं या कैंसर रिलेटेड जो हम दिन मनाते हैं, जैसे अभी 7 नवंबर को हमने मनाया। जी। तो हम जनता को जागरूक करते हैं कि अगर सबसे पहले रिपीट आपको खांसी है जो मोर देन 1 मंथ और 2 मंथ से परसिस्ट कर रही है, तो आप चेकअप करवाइए। ये जरूरी नहीं ट्यूबरक्लोसिस हो, ये कैंसर भी हो सकता है, संभावना हो सकती है। अगर आपको थूक में खून आता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप ब्रश करते हैं, आपके दांतों से ब्लड आता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आपको फीवर हो रहा है और वो कभी आप देखते हो कि बहुत तेज है, कभी कम हो रहा है और पिछले 1-2 महीने से परसिस्ट कर रहा है, वो भी ब्लड कैंसर के वो आपकी रूटीन में आपके साथ चल रहा है तो इसका मतलब आपको कैंसर के शक हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। आपका बगैर किसी रीजन के, बिना आपको मालूम हुए आपका वजन गिर रहा है और आपके बेस लाइन वजन से वो 10% कम हो रहा है पिछले 2 महीने में, तो भी ये एक अलार्मिंग साइन है
आप अपने टेस्ट करवाइए। आपको स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है या अल्टरनेटिवली आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया लग जाता है बिना किसी रीजन के, कभी लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अगर ये पैटर्न 2-3 महीने से रेगुलर चल रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। आप यूजुअली इग्नोर करते हैं, मुझे एसिडिटी हो रही है या मेरे को स्टमक में तेजाब बन रहा है, मैंने ज्यादा खाया, वो भी कैंसर का कारण हो सकता है। इसी तरह खाने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो आपको लगता है बीच में रुक रहा है, फिर बाद में ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर 2 महीने में फिर लगता है 15 दिन रुक गया, फिर थोड़ा ठीक हुआ, वो भी फूड पाइप के कैंसर के लिए लक्षण हो सकता है। आपकी आवाज में बदलाव हो रहा है, जो पहले बिल्कुल ठीक थी अभी बीच में बैठ जाती है, फिर बीच में ठीक हो जाती है बिना किसी कारण। तो ये उनको वार्निंग साइंस हैं, इन्हें अवॉइड नहीं करना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। आमतौर से आदमी के शरीर में जब कुछ हो रहा होता है तो अपनी जस्टिफिकेशन वो खुद देने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को समझता है कि ये पिछले कई दिनों से या कई महीनों से मेरे साथ ये हो रहा है, उसका जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखा लेना ही बेहतर है। ये आपका कहना है? बिल्कुल। इसके अलावा लेडीज में पर्टिकुलरली जैसे महामारी है, वो इरेगुलर पैटर्न से आ रही है, यंग लेडीज में ज्यादा आ रही है, महीने में 3 बार आ रही है, या जब वो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम ब्लीडिंग होती है तो वो भी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का कारण हो सकता है और उसको देखना चाहिए। या औरतों में ब्रेस्ट में लंप है या किसी भी मेल में ब्रेस्ट में लंप है या बॉडी के किसी हिस्से में भी कोई लंप है, गिल्टी है, और वो गिल्टी बढ़ रही है, चाहे उसमें दर्द है चाहे नहीं है, तो भी आपको उसको दिखाना चाहिए। ये भी एक उस जगह का कैंसर हो सकता है। और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कैंसर का पता चलता है और अगर ये पहली स्टेज है तो जैसा आपने बताया कि वो पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही ये बोला है कि जो 5 कॉमन कैंसर्स हैं हमारे, जैसे औरतों में ब्रेस्ट का कॉमन कैंसर है, मेल्स में हेड एंड नेक और जो मैंने ओरल कैविटी का कैंसर बोला, इसी तरह औरतों में दूसरे नंबर पे जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और आदमियों में लंग का कैंसर है, और फिर तीसरे और चौथे नंबर पे आपके कोलन कैंसर और आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर, और फिर उसके बाद ईसोफेगस आदमियों में कॉमन है, औरतों में वो थोड़ा कम है। ये सारे के सारे कैंसर अर्ली डिटेक्टेबल हैं, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ये सब इनके सिम्टम्स आते ही आप इनको क्लिनिकली अपने आंखों से देख सकते हैं। मुंह है तो आपने सिर्फ एक बुल्स आई लैंप के आगे पेशेंट को एग्जामिन कर लेते हैं, या आप ब्रश करते हैं अपना मुंह रोज देखते हैं तो आप इमीडिएटली कोई भी आपके मुंह पे खुद पकड़ सकते हैं। ब्रेस्ट में लंप है तो डेली आप नहाते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ब्लीडिंग अगर औरतों में ऐसे अनकॉमन तरीके से हो रही है तो भी आप पकड़ सकते हैं। खाने में डिफिकल्टी हो रही है तो ईसोफेगस के लिए आप पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग आपकी खुद ही आपने कर लेनी है। वो चीज अगर आप ध्यान देते हैं उसको और उसको इग्नोर नहीं करते तो आप नहीं मूंदते उस पे, तो आप अर्ली स्टेज मीन्स मेरा कहने का मतलब स्टेज 1 और इवन स्टेज 2 इन कुछ कैंसर्स में, तो ये कंबाइंड मोडेलिटी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका आर्गन भी प्रिजर्व हो जाएगा, आपको डिफॉर्मिटी भी नहीं होगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अर्ली स्टेज में हम सिर्फ ब्रेस्ट उस एरिया को ही लंपेक्टमी ही करेंगे, ट्यूमर ही निकालेंगे, पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालेंगे। तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है एक ब्रेस्ट निकालने का और ना निकालने का एक फीमेल में, वो नहीं रहेगा, और आपका जो क्योर रेट्स हैं वो भी उतने ही हैं। 20 साल तक आपका क्योर रेट अर्ली स्टेज पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 90-95% है ब्रेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देयर इज नो फियर। सिमिलरली आप प्रोस्टेट की बात कीजिए, अर्ली स्टेज प्रोस्टेट 10 साल 15 साल हम अब सर्वाइवल मान के चल रहे हैं कि 80-90% दे आर क्योरेबल। सो देयर इज नो फियर। अगर आपने उनको जल्दी पकड़ा है, आपको ट्रीटमेंट रिलेटेड टॉक्सिसिटी और ट्रीटमेंट रिलेटेड मॉर्बिडिटी दोनों कम हो जाएंगी, और इलाज भी आपका जो है वो वैसा ही होगा जिससे आपकी ऑर्गन प्रिजर्व हो जाए, और डॉक्टर का काम भी आसान होगा और आपके लिए भी मुश्किलें कम हो जाएंगी। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आपकी ओपीडीज में तो लोग आते हैं और जब किसी परिवार में ये पता चलता है कि भाई डिक्लेयर हो गया आपको कैंसर है, तो वहां एक चुप्पी सी छा जाती है, लोग टूट से जाते हैं, और ये सच्चाई है, दिमागी तौर से हिल जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे परिवार में या परिवार वाले या हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकली उसको अपनी तरफ से उसका कुछ काउंसलिंग करते हैं या कुछ उनको बताते हैं, समझाते हैं कि नहीं डरना है कुछ? सबसे जरूरी तो इसमें ये है, मैं इसमें ये कहूंगा कि एक कैंसर के पेशेंट को जो ट्रीट करना है
ये एक उस तरह से आप ले लीजिए इसको कि जैसे आपने रामचंद्र जी को जैसे केवट ने नदी पार कराई, वैसे ही हमारी ऑन्कोलॉजी की टीम होती है और हर व्यक्ति जो है वो जरूरी है इसमें। जी जी। उस कैंसर के पेशेंट का डायग्नोसिस उसके घर वालों को या उसको ब्रेक करना जो है वहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है। अगर आपने ये डायग्नोसिस अच्छी तरह से सोच समझ के सही तरीके से ब्रेक नहीं किया तो ये हो सकता है कि ना वो मरीज आपसे ट्रीट करवाए, ना ही उसके अटेंडेंट या घर वाले उसका इलाज करवाएं। जी। तो आपको जो न्यूज ब्रेक करनी है वो एक बड़े ही सही तरीके से, एकदम से अब्रप्टली इसको नहीं तोड़ना है, उसको बिल्कुल बिठा के समझा के और उसको मोटिवेट करना है कि ये ट्रीटमेंट के जो उसके दिमाग में डर है कि मैं शायद रेडियोथेरेपी लगवाऊंगा तो मेरे को ये हो जाएगा, कीमोथेरेपी लगवाऊंगा तो मेरे ब्लड कम हो जाएगा, बाल गिर जाएंगे, मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी, उसे इन सब से आपने आगाह कराना है कि ये इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल चेंजेस है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कीमोथेरेपी से बाल गिरेंगे तो वो वापस भी आ जाएंगे। इसी तरह रेडियोथेरेपी से अगर स्किन पे थोड़ी बहुत कोई हाइपर पिगमेंटेशन या चेंजेस होंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको उसको ये क्लियर करना है, लेकिन उसे मोटिवेट करना है कि वो अपना इलाज पूरा करवाए। जो ब्रेक इन ट्रीटमेंट है कैंसर में वो उतना ही घातक है कैंसर के क्योर जितना कि ना करवाना। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये मतलब बाल झड़ना और पिगमेंटेशन जो आपने बताया ये होता है, ये रिवर्सिबल बिल्कुल। और भूख नहीं लगती, कई लोगों को उल्टी बहुत आती कीमो करवाने के बाद। नहीं, उल्टी तो आज की डेट में मैं कहूंगा कि हार्डली 5 या 7% लोगों को, वो भी कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। जी जी। हर दवाई से कीमोथेरेपी से उल्टी नहीं होती, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो ज्यादा एमिटोजेनिक आप कह सकते हो, उनसे उल्टी ज्यादा आती है। इसी तरह बाल बार फीलिंग आती हो। हाँ, बाल भी सबसे नहीं गिरते। कुछ ड्रग्स हैं जिनसे हेयर लॉस ज्यादा होता है, कुछ से बिल्कुल नहीं होता। तो ये दोनों चीजें जो है ये पेशेंट को मालूम होनी चाहिए। लेकिन हर कीमोथेरेपी से पहले हम उसे कुछ प्री मेडिकेशन देते हैं जिनमें ये उल्टी रोकने के लिए और उसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पूरी दवाइयां दी जाती हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स मिनिमल हैं। रेडियोथेरेपी में भी अगर उस स्पेसिफिक पेट के किसी हिस्से में लग रही है तो डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है। अदरवाइज बाकी हिस्से की रेडिएशन में, जैसे ब्रेस्ट में रेडिएशन लग रही है या पांव में या कहीं हाथ में या सार्कोमास में, उसमें कोई उल्टी नहीं आती, ना ही उसमें उसको वॉमिटिंग होती है। कभी कभार उनको जब रेडिएशन 15-20 सिटिंग्स हो गई होती हैं तो थोड़ी लिस्टलेसनेस, थोड़ी बहुत उनको भूख में कमी हो सकती है, वो रिवर्सिबल है और उसके लिए भी हम साथ में टेबलेट्स या कुछ दवाई लिख देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट ठीक रहता है। तो डॉक्टर साहब देखिए, जब ये ट्रीटमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो है कमजोर हो जाता है, चेंजेस तो आते हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो व्हाइट सेल्स हैं उनकी भी कमी होने लगती है, तो उन्हें पूरा करने के लिए उनका सपोर्ट सिस्टम आप किस तरह से बनाते हैं? देखिए, उसमें देयर आर सेपरेट जैसे इंडिकेशन होती हैं किसी चीज को कि कब व्हाइट सेल्स कितने कम हों तो आपको व्हाइट सेल ही देने चाहिए, या अगर इस लेवल से नीचे नहीं गए, जो ग्रेड टॉक्सिसिटी को आप ग्रेडिंग करते हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कुछ में तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये 1 या 2 वीक्स में अपने आप वापिस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ये नहीं आएंगे तो हम कीमोथेरेपी या डोज उसकी के साथ हम व्हाइट सेल्स को बढ़ाने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं। और अगर उसके बावजूद भी ना हो तो आजकल आप कंपोनेंट थेरेपी या ब्लड चढ़ा सकते हैं और वो आप पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर कपूर, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ये कैंसर का इलाज है एक तरह से। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या अंतर है? क्या दोनों साथ साथ चलते हैं? डिफरेंट तरह के जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ब्रेकीथेरेपी में यूज होते हैं, और जो एक्स रेज, गामा रेज, इलेक्ट्रॉन्स, आज की डेट में प्रोटॉन्स, ये जो हैं एक्सटर्नल रेडिएशन के सोर्सेज हैं। कीमोथेरेपी में डिफरेंट तरह की ड्रग्स हैं जिनको कंबाइन करके देते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो आप ऐसे भी दे सकते हैं, मैक्सिमम ड्रग्स जिनको आप डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन में या डेक्सट्रोज 5% में, और वो उनके थ्रू आप आईवी देते हैं। कुछ कीमोथेरेपी के इंजेक्शन आजकल इंट्रामस्कुलर भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी भी कैंसर के इलाज में यूज होती है, वैक्सीन भी यूज होती हैं और हार्मोन्स भी यूज होते हैं। तो ये मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट है, बट मेजर जो है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये 3 मेजर मोडेलिटीज हैं। आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी और वैक्सीन को भी मिला के आप इलाज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर। हाँ, वो आप देखने के बाद ही तय करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कैंसर तो तब से होगा जब से जीवन है या जब से पता चला है, और इसमें काफी अब तो चेंजेस आ गए हैं, ट्रीटमेंट के तरीके नए नए हो गए, कुछ आसान भी हो गए। देखिए, आसान तो मैं नहीं कहूंगा। अच्छा। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसको यूज करने के लिए आपको अपने आप को उतना ही सजग रखना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी का मिस यूज ना हो। और जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करने लगते हैं तो इक्विपमेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज गेन करना
और उसके साथ साथ आपको अपने आप को अपग्रेड करना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए आसान तो नहीं कहूंगा। ये जरूर है कि ट्रीटमेंट और उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो हम कम कर सकते हैं और वो कम हो चुकी है, और आप डोज भी ज्यादा दे सकते हैं जब, क्योंकि आप अब रेडियोथेरेपी से जो वाइटल ऑर्गन्स, जो आगे पीछे के ऑर्गन हैं जहां कैंसर नहीं है और वो कैंसर के एरिया के पास है, उनको आप अब बचा सकते हैं। बिल्कुल वहां डोज नहीं जाएगी, जो पहले के मुमकिन नहीं था अब मुमकिन। बस यही आपसे जानना चाह रहा था कि नए दौर के साथ साथ कुछ नई चीजें भी जुड़ी हैं, और आपकी जो एक्सपर्टीज है, इतना आपको अनुभव है, हम तो आपको सलाम करते हैं कि दिन भर आप इतने पेशेंट्स देखते हैं, सबका इलाज करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं ताकि पेशेंट को और फैसिलिटीज मिलें, उनका इलाज जो है वो आसान हो। और मुझे लगता है कि आप केवल पेशेंट से ये चाहते हैं कि वो समय पर आपके पास पहुंच जाए, केवल इतनी सी बात है, बाकी काम आपका यही जरूरी है जी। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नाम बताइए। जी मैं इंजीनियर सोनी बोल रहा हूँ जी, पंचकुला से जी। अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर कपूर हमारे साथ हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं अपने व्हाइट स्पॉट की पिगमेंट को ठीक कर पाया हूँ और गांठ को भी ठीक कर पाया हूँ जी, सेल्फ हीलिंग से। सेल्फ हील से? आप बताइए सोनी साहब, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा प्रश्न सिर्फ यही है कि रेडियोथेरेपी के बारे में कोई छोटी मोटी तथ्य बता दें, कैसे काम करती है क्या? देखिए, रेडियोथेरेपी जैसे मैं अभी पुंज साहब को बता रहा था कि जो डिफरेंट तरह की, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम लिया, जिनमें से जो हम यूज करते हैं उसमें एक्सरेज, गामा रेज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये हैं। जब शरीर हमारे में 70% सोनी साहब हम सारे जानते हैं कि पानी है, और हमें मालूम है वो H2O, आप फार्मूला जानते ही हैं। जब रेडिएशन इंटरेक्ट करती है ट्यूमर के सेल्स में जाके, तो ये ब्रेक डाउन करती है उसको, और उससे आपके फ्री रेडिकल्स हैं वो जनरेट होते हैं और वो हिट करते हैं जाके ट्यूमर सेल्स पे, उसके अंदर डीएनए पे। वो डीएनए जो है ट्यूमर का, उसको ब्रेक करते हैं, और ये ब्रेक जो हम रेडिएशन कंटिन्यूसली दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये डबल स्टैंड ब्रेक, जो हमारी टर्मिनोलॉजी आप ले लीजिए एक रेडियो बायोलॉजिस्ट की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से होगा, तो वो डीएनए दोबारा उस सेल को बना नहीं सकेगा और उसकी रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन सेल्स में या जो इस प्रोसेस में एस्केप होते जाते हैं, उनको हम अगली वाली सिटिंग में वो आएंगे, ये एक मानना है, और उसी के ऊपर डिफरेंट तरह से मैकेनिज्म एक्ट करता है, और डोज भी डिसाइड करते हैं हम किस टिश्यू से निकला है, उसकी वैरायटी क्या है और उसको कितनी डोज चाहिए। इसी के ऊपर सारा लिटरेचर है रेडियोथेरेपी का, और उसी से हम अपनी डोज, टाइमिंग और एक सिटिंग में कितनी डोज देंगे और टोटल कितनी देंगे, ये एक प्रोसीजर। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर कपूर, आप एक्स डायरेक्टर भी रहे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर पंजाब के जी। तो रेडिएशन पर भी आपने बहुत काम किया होगा। जितना मैंने सीखा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आज जब हम बात करते हैं, हमारे आसपास रेडिएशन कहीं ना कहीं है और मौजूद है, और जितने ये मोबाइल टावर चल रहे हैं, ये कहा जाता रहा है कि इनसे रेडिएशन का खतरा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और कैंसर तक होने के चांसेस हैं, क्या ये सही है कि सच नहीं? देखिए, ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे पहले भी 2 बार मैं दूरदर्शन पे भी बात कर चुका हूँ, जबकि 5G हमारी कंट्री में अभी आया नहीं था, और उस समय भी ये टॉक चल रही थी कि क्या हम ऐसा करें। कोई भी रेडिएशन अगर किसी एक्सेसिव लिमिट से ऊपर आप उसको यूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके उस अंडरलाइंग एरिया में कुछ न कुछ इम्पैक्ट जरूर करती है। 5G में सबसे बड़ा कंसर्न यही था उस समय साइंटिस्ट को, जो आज भी है, कि जो आपके टावर्स हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस पे होंगे जी, और आपका अगर एक्सपोजर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, तो आप में अगर एग्जिस्टिंग फैक्टर्स भी कोई और भी हैं साथ में, तो वो मिलकर कैंसर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर को बढ़ा रहे हैं आप। इसीलिए आपने देखा होगा मोबाइल कंपनीज जो स्टैंडर्ड की हैं, उनकी अगर आप डायरेक्शंस में देखें तो वो मोबाइल यूजेज की आजकल आपको समझाते हैं कि आपको मोबाइल अपने ब्रेन या कान या स्कल के एरिया के पास ज्यादा ड्यूरेशन तक नहीं रखना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप ईयर प्लग लगाइए, कीप योर मोबाइल अवे, बिकॉज जब भी आप कॉल रिसीव करते हैं उस मोबाइल में, तो आपका लोकल रेडिएशन जनरेट होती है। दैट इज वाई वी से डोंट कीप मोबाइल ऑन द लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, ताकि वो कार्डिक एरिया से दूर रहे। कैंसर ही नहीं, वो आपकी कार्डिक एक्टिविटी में या उसकी कंट्रैक्शन में भी इफेक्ट पैदा कर सकती है। पर ये कितनी देर तक यूज कर रहे हो आप और कितना लंबा यूज कर रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। जी, तो जो आपने पहले वो बात बताई थी कि टेक्नोलॉजी को यूज करना, बिल्कुल ये आना चाहिए, और उसके डू एंड डोंट्स के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, फिर तो वो आपके लिए फायदेमंद है।
तो ये आपने बात पहले भी बताई थी, वो चाहे इलाज करने वाले के लिए है या यूज करने वाले के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। तो ये तो था आज का हमारा FM लाइफलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ रहे डॉक्टर राकेश कपूर, प्रोफेसर एंड हेड यूनिट 2 डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, PGI चंडीगढ़। आज का हमारा टॉपिक रहा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी रविंद्र ठाकुर ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह एक और टॉपिक के साथ आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। FM लाइफलाइन।